ये डायरेक्टर का तमाचा है सारे कमज़ोर लोगों के मुंह पर। आपको मालूम है मैं रिव्यू किसको कर रहा हूँ? मैं फिल्म को रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं फिल्म की ऑडियंस को रिव्यू कर रहा हूँ। और ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिल्म गलत है, गलत नहीं है, ये फिल्म क्या है बस ये बता रहा हूँ। जैसे वो बोलता है ना उस लड़की से कि जाओ और मेरे जूते चाटो, और वो लड़की जा करके जूते चाटने को तैयार भी हो जाती है। तेरा भी मन बहुत मचलता है कि कोई और लड़की मिल जाए बीवी के अलावा, लेकिन अगर दिख भी गई ऐसी कोई तो तेरी हिम्मत नहीं उसके साथ सेक्स कर ले। तो वो ऐसी फिल्मों को बुरा भी नहीं बोलेंगे, वो बस ये बोलेंगे अरे ये तो ए सर्टिफिकेट क्यों दिया है, ये तो बच्चों वाली मूवी है इसमें एडल्ट क्या था? एडल्ट होने का मतलब होता है मैच्योर होना। इस फिल्म में मैच्योर क्या था? तो इसको ए सर्टिफिकेट क्यों दिया है? हाँ, कच्चेबाजी से एडल्ट थोड़ी हो जाते हो। एक तल पे तो इसके जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वगैरह हैं उनको बधाई दी जानी चाहिए। सर, जैसा हमने कहा था कि आपको एनिमल फिल्म दिखानी है, तो वो तो आज हमने आपको दिखा दी। अब रात के 2:30 बज रहे हैं, हम लोग थिएटर से वापस आ रहे हैं। तो जैसा सब लोगों की मांग थी, मैं भी चाहूँगा कि आप ये जो फिल्म थी एनिमल, इस पे कुछ बात करें। हाँ, तुम बात इस पर करना चाहते थे, इसीलिए पूरी पिक्चर ही दिखा डाली 3-3.5 घंटे की। तो बात मुझे क्या करनी है बताओ, पूछो क्या बात करनी है। मतलब फिल्म की पूरी शुरुआत से लेकर अंत तक जो सबसे पहला बेसिक थीम दिखाई देता है वो ये कि कहीं ना कहीं एक बेटे और उसके पिताजी के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश करी है, और उसके साथ में बहुत कुछ हो रहा है। तो ये मतलब ये बाप बेटे का रिश्ता, ये मतलब क्या दिखाना चाह रहे थे? ये तुम बात को समझ ही नहीं पाए। ये बाप बेटे का इसमें जो भी रिश्ता था या वो जो पूरा एंगल था वो सिर्फ एक ऊपर की चीज़ थी। वो समझ लो एक धागे की तरह था जिस पर पिरोए गए हैं बस एक के बाद एक ऐसे सीन्स जिनमें बस एक कॉमनैलिटी है, शॉक। शॉक एज इन मतलब? ऐसा है कि जैसे जो इसके स्क्रिप्ट राइटर या डायरेक्टर हैं उन्होंने पहले बैठ करके ऐसी घटनाएं, ऐसे सीन्स सोचे हैं जो एक आम मिडिल क्लास बंदे को शॉक कर देंगे। ठीक है, जो आपकी मिडिल क्लास मोरालिटी होती है जो उस पर एकदम झटका खा जाएगी और बुरा मान जाएगी, आउटरेज, डिस्गस्ट। पहले ऐसे सीन सोचे गए हैं एक के बाद एक करके, और फिर अब उन सीन्स को एक स्क्रीन प्ले की तरह आपस में पिरोना भी तो है ना। ऐसा लगना भी चाहिए कि भाई इन स्क्रीन्स की आपस में कोई लॉजिकल सीक्वेंस भी है जी। तो वो जो लॉजिकल सीक्वेंस है उसको दिखाने के लिए बाप बेटे का जो रिश्ता है उसको एक डमी की तरह यूज़ किया गया है। और वो बाप बेटे का रिश्ता एक यूज़फुल डमी है क्योंकि उसमें इमोशन है। इमोशन है ना, कौन सा इमोशन है? गीला इमोशन, मीठा इमोशन, बाप बेटे वाला पारंपरिक इमोशन कि पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और पिताजी जैसे एक आम भारतीय बाप होता है कई बार मिडिल क्लास वाला, कि सख्त बाप है जिसके पास बच्चों के लिए और बच्चों की भावनाओं के लिए कोई वक्त नहीं है, और बच्चे बाप से बहुत प्यार करते हैं। तो वो एक गीली और मीठी चीज़ डाली गई है, और वो एक अच्छे फॉइल, एक अच्छे कंट्रास्ट की तरह काम करती है बाकी पूरी जो शॉकिंग सीक्वेंस है उसको। लेकिन ये सोचना नादानी होगी कि इस फिल्म का आधार बाप और बेटे की इमोशनल रिलेशनशिप है जी। वो सिर्फ एक बेस है। जैसे पिज़्ज़ा में बेस होता है ना जी। लेकिन पिज़्ज़ा को तुम बेस के लिए तो नहीं खाते। अगर आप पिज़्ज़ा खाने जाओ और आपको बस बेस दे दिया जाए तो आप खाओगे क्या? हाँ, तो वो जो बाप बेटे की चीज़ है ना वो एक बेस है। वो बेस कुछ और भी हो सकता था पर बाप बेटे वाला एक यूज़फुल बेस है तो उसको उठा लिया गया है। जो असली चीज़ है, जो चटखारे वाली चीज़ है पिज़्ज़ा में,
वो हैं इसकी शॉकिंग सीक्वेंसेस। अब डायरेक्टर के लिए थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है अगर वो शॉकिंग सीक्वेंसेस को यूं ही दिखा देता है एक के बाद एक। कहीं कोई जिप खोल रहा है, कहीं कोई ब्रा खींच रहा है, कहीं कोई गर्दन काट रहा है, कहीं कोई जो भी हो रहा था सब एक के बाद एक, किसी को कहीं पे घुस के गोली मार दी, ये कर दिया। अब वो सब शॉकिंग सीक्वेंसेस एक के बाद एक दिखा दी जाती हैं बिना किसी लॉजिकल कॉजैलिटी के, कि एक चीज़ हो रही है दूसरी चीज़ हो रही है, उसमें आपस में कोई संबंध ही नहीं है। तो वो आपको बड़ा अजीब लगता है। और फिर डायरेक्टर और बाकी सब जो इसके लोग थे वो ये प्रिटेंस, ये स्वांग भी नहीं कर पाते कि एक पिक्चर है। फिर उनको ये एडमिट करना पड़ता है इट इज़ जस्ट अ सक्सेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ शॉकिंग सीन्स। बेसिकली ये था कि देखो इसके शायद मूवी के पिताजी वही हैं जो कबीर सिंह वाले हैं। तो उनको कबीर सिंह में एक फॉर्मूला पता चल गया, क्या कि ये जो आम आदमी होता है ना बड़ा कमज़ोर होता है, कमज़ोर भी होता है, और जिन चीज़ों पे ये चल रहा होता है, जिन आदर्शों पर या मूल्यों पर या संस्कारों पर, उनमें बड़ा खोखलापन होता है। ये जो ज़िंदगी जी रहा होता है उसकी कोई नींव नहीं होती है। तो कहते हैं इस आम आदमी को बहुत जल्दी शॉक किया जा सकता है, और जब इसे शॉक कर दो तो ये इंटिमिडेट हो जाता है, डर जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं आप ज़िंदगी कैसी जी रहे हो, और कोई आकर के जो चीज़ें आपको सेक्रेड लगती हैं या इनवायलेबल लगती हैं, पवित्र लगती हैं, कोई आकर के जब उन पर थूक दे तो आपको गुस्सा कम होता है, आप इम्प्रेस ज़्यादा हो जाते हो। बात समझ में आ रही है कि यार ये कोई ऐसा काम कर गया जो मैं करने की सोच भी नहीं सकता था, या मैं जैसा हूँ ये देखो मेरे बिल्कुल विपरीत है ये बंदा। अब अगर आप जानते होते कि आप जैसे हो वैसे क्यों हो, तो जो बंदा आपके विपरीत चल रहा होता आपको या तो उस पर क्रोध आता या आप उसकी उपेक्षा कर देते, इग्नोर करते। पर चूंकि मिडिल क्लास वालों को, जो कि भारतीय जनता है, लगभग सभी मिडिल क्लास वाले हैं, एकदम जो लोअर आर्थिक वर्ग है उसको छोड़ दो और एकदम जो एलीट है उसको छोड़ दो, तो सब मिडिल क्लास ही होते हैं। तो ये जो मिडिल क्लास है इसको पता तो है नहीं कि ये जिन मूल्यों पर या लाइफस्टाइल पर या संस्कारों पर चलते हैं उन पे क्यों चलते हैं। हमें बस कुछ बातें सौंप दी गई हैं, हम उन पे चलते रहते हैं। तो इसके जो भी लोग हैं पिक्चर को बनाने वाले, उन्होंने ये बात पकड़ ली कि आम बंदे को जब शॉक करो तो वो इम्प्रेस हो जाता है। समझ रहे हो बात को? आम बंदे के सामने ऐसी चीजें कर दो जो करने के लिए उसे उसके समाज ने और संस्कार ने और शिक्षा ने मना करा है, तो बुरा नहीं मानता वो, बल्कि क्या हो जाता है, इम्प्रेस। उसी पे हूटिंग करता है वो हॉल में, वो इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है यही सब चीजें हैं जो मुझे करने के लिए बोली गई थी और मैं इनको करता रहा बिना जाने, डर के मारे, और देखो अब कोई मिला है रिबेल जो पुरानी सारी मोरालिटी को, नैतिकता को तोड़ रहा है। तो इसके डायरेक्टर ने वो एक फॉर्मूला पकड़ा कि आम जनता को शॉकिंग चीजें दो। शॉकिंग चीजें माने ऐसी चीजें जो उसकी कॉमन मोरालिटी को और उसकी लाइफस्टाइल को, उसके वैल्यूज को वायलेट करती हो। और जब उसको ये वायलेशन दिखाओ तो उसको बहुत मज़ा आता है और वो ताली बजाता है। और लगभग वैसे ही जैसे दादाजी ने आपको कुछ बातें बता दी, और दादाजी ने आपको जो बातें बताई उन्होंने कभी ये तो बताया नहीं कि ये बातें ठीक क्यों हैं, पर आपके ऊपर ये दबाव रहा ज़िंदगी भर कि दादाजी ने जो बातें बताई आप उनको फॉलो करो। तो अब आप किसी को देखते हो जो दादाजी की बताई सारी बातों के विपरीत चल रहा है, तो आपको बड़ा मज़ा आता है। वो आपको मज़ा इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं घिनाते हो, क्योंकि आप एक अनफाउंडेड मोरालिटी पे चल रहे हो, आप एक बेबुनियाद नैतिकता को जी रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आप जिन नैतिक मूल्यों पर चल रहे हो वो नैतिक मूल्य सही या अच्छे क्यों हैं। अगर आपको पता होता तो आप कबीर सिंह से या इस तरह की फिल्म से इम्प्रेस नहीं होते। आपको ऐसी फिल्में या तो बोरिंग लगती या आप ऐसी फिल्मों को कहते कि यार ये बेकार की चीज़ बना दी है, इसको क्या फालतू की बात है। लेकिन फिल्म बनाने वालों ने एक बहुत महीन बात पकड़ ली है कि आम आदमी जैसी ज़िंदगी जी रहा है वो उस ज़िंदगी को बिना समझे जी रहा है। आपके पास कुछ मूल्य हैं, संस्कार हैं जिन पे आप चल रहे हो, पर कोई पूछे इन पर क्यों चल रहे हो, तो
तो आपको नहीं पता। उदाहरण के लिए आपको बोल दिया गया अहिंसा अच्छी चीज़ है, अब ये पूरी पिक्चर खून से भरी हुई थी। अब आपको बोल दिया गया अहिंसा अच्छी चीज़ है, किसी को तो दुख देना बहुत बुरी बात है, लेकिन आपको कभी बताया तो गया नहीं कि अहिंसा सचमुच होती क्या है, अहिंसा का फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है। तो अब कहीं ना कहीं आपके मन में ये गुस्सा है कि मुझे हिंसा करने से क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि अहिंसा बढ़िया चीज़ कैसी है ये आपको कभी समझाया नहीं गया, क्योंकि कोई समझाए कैसे, समझाने वालों खुद नहीं पता अहिंसा क्या होती है। उनके लिए अहिंसा का भी बस यही मतलब है कि किसी को मारो मत, किसी को तकलीफ मत दो, सोचते हैं अहिंसा यही तो है, किसी को मार नहीं दिया। तो अब आपको जबरदस्ती अहिंसा का पालन कराया गया। अब आप फिर देखते हो जबकि वो कोई अहिंसा की एथिक्स को तोड़ रहा है, कोई खुलेआम हिंसा कर रहा है, खुलेआम हिंसा, घुस के मार रहा है, गोलियां मार रहा है, चाकू से काट रहा है, इसको थप्पड़ मारा, किसी का सरेआम बलात्कार कर दिया, शादी में किसी को गोली मार दी। तो आपको कहीं ना मतलब उसमें ऐसा लगता है कि जो मेरा एंगर था वो वैलिडेट हो गया। आप कहते हो मुझे भी ये सब चीज़ें अच्छी तो नहीं लगती थी, जो एनफोर्स्ड मोरालिटी थी। तो फिर आप उसमें जो है जितना शौक होते हो उतना ही खुश भी होते हो। तो एक कमज़ोर आदमी को इम्प्रेस करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। कुछ ऐसे काम करो जो उसके बिल्कुल होश उड़ा दें, जैसे ना छक्के छुड़ा दें, और जैसे ही आप कुछ ऐसा करोगे जो उसके लिए बहुत चौंकाने वाला होगा, वो तुरंत आपका फैन बन जाएगा, तुरंत आपका फैन बनेगा। आप इस फिल्म को देखिए और कबीर सिंह को देखिए, तो दोनों में कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं। बार बार जेनिटल्स की बात करना किसी न किसी तरीके से। वो कबीर सिंह अपने कच्छे के अंदर बर्फ भरता है, यहाँ पे है कि अरे मुझे रैशेज हो गए। अब वो जो रैशेज वाली चीज़ है उसका फिल्म के लॉजिक से कोई लेना ही देना नहीं है, लेकिन वो डाली गई है क्योंकि वो शॉकिंग है, क्योंकि अच्छे बच्चों को सिखाया जाता है कि देखो खुलेआम ये सब बातें नहीं, हाँ, सेक्स की और अपने जेनिटल्स की बातें नहीं करते सबके सामने। तो इसमें दिखाया गया है कि देखो ये बंदा है, खुलेआम बातें कर रहा है सेक्स वेक्स की। और वो आई है, वो उसकी साइकोथेरेपिस्ट आई है, वो पूछ रही है हाँ जी आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी है, तो बोल रहा है आपकी कैसी है, आप बताइए कितना सेक्स करती हैं। अब ये सब बातें नहीं करनी होती हैं, और हमें बताया गया है कि देखो अगर तुम अच्छे बच्चे हो, अगर तुम अच्छे बच्चे हो, जैसे होता है ना अच्छे बच्चे होते हैं मिडिल क्लास घरों में, तो माँ उनकी ऐसे मांग काट देती है और नहला धुला देती है और साफ सुथरे कपड़े पहना देती है, वो अच्छे बच्चे है ना, नमस्ते अंकल जी वाले अच्छे बच्चे हैं, अंकल जी नमस्ते। तो ये अंकल जी नमस्ते को पूरी तरह से वायलेट किया गया है, क्योंकि जिनको अंकल जी नमस्ते कराया जा रहा था उन्हें खुद नहीं पता था कि अंकल जी को नमस्ते क्यों करें। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक तरह का गुस्सा भी था, या उसको विद्रोह, रिबेलियन बोल दो, वो जो है यहाँ कैपिटलाइज किया जा रहा है। जस्ट शो देम एवरीथिंग दैट वायलेट्स व्हाट हैज बीन टोल्ड टू देम एज सीक्रेट। हमें कुछ बातें हैं जो सीक्रेट माने पवित्र बताई गई हैं, कि देखो ऐसी बातें हैं। पवित्र माने वो जिसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जिसको गंदा नहीं करना चाहिए, उसको पवित्र बोलते हैं। तो जो बातें हमें बताई गई पवित्र हैं, उन सबको एक एक करके यहाँ वायलेट किया गया है, एक एक करके हर चीज सब खराब कर दो। और हमें जब देखते हैं कि ऐसा सब वो जो हमारा जो सीक्रेट है उसको जो वायलेट किया जा रहा है, तो हमें उसमें कोई गुस्सा नहीं आता, हम उस मूवी को सुपरहिट बना देते हैं। हमें गुस्सा इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं गया कि वो चीज़ जो हमें सीक्रेट कह के दी जा रही है वो सचमुच सीक्रेट है ही क्यों, हमें कभी बताया नहीं गया। तो अब हम ज़बरदस्ती उसका पालन कर रहे थे, कुछ अज्ञान के मारे, कुछ डर के मारे हम उसका पालन कर रहे थे। अब यहाँ पर जो इसका प्रोटोगनिस्ट हीरो है वो हर उस चीज़ को तोड़ देता है जो सीक्रेट है, और वो पूरे तरीके से ही राक्षस न लगे तो इसके लिए उसके पास एक चीज़ ऐसी है जो हमारे और उसके कोड में, मोरल कोड में कॉमन है। क्या? लव फॉर द फादर। तो ये दिखा दिया, देखो पूरी तरह बुरा बंदा नहीं है, बाप से बहुत प्यार करता है और हर्ट है, बाप ने उसको बचपन में दुर्व्यवहार कर दिया था, वो इसलिए अब जाके इधर उधर गोलियां दाग रहा है, ताकि ये ना कहने को हो जाए कि ये बंदा तो पूरी तरह इविल है। समझ में आ रही बात? लेकिन वो जो बाप बेटे वाली चीज़ है, जैसा मैंने कहा, वो एकदम सेकेंडरी है। जो इसमें सेंट्रल बात है वो मैं बता देता हूँ। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ शॉकिंग सीन्स। दिस मूवी इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ शॉकिंग सीन्स पुट टुगेदर by the running thread of the
of the conspiracy to eliminate the father and the father-son relationship and the rest of it, the husband-wife relationship. पर ये जितनी भी चीज़ें थी, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे फादर सन हो, चाहे और जो कुछ हो, वो सब कुछ बस एक बेस है, पिज़्ज़ा का बेस है. जो असली चीज़ है वो तो यही है कि शॉकर कि अब एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट होता है, उसको बोला जाता है कि स्कूल एक पवित्र जगह है. अब स्कूल पवित्र जगह है ऐसा ना उसने कभी समझा, क्योंकि उसे समझाया नहीं गया, वो जानता नहीं है. कि पूछता है स्कूल में ऐसा क्या है जो पवित्र होता है. अब शिक्षा और विद्या क्या चीज़ें होती है उसको कहीं बताया तो गया नहीं. तो हर स्कूल गोअर कहीं ना कहीं स्कूल से चिढ़ता है, खुंदक खाता है. तो सब स्कूल गोअर्स को बड़ा मजा आया कि वो लड़का लेकर के गया अपना वो ऑटोमेटिक गन और उसने स्कूल में क्या गोलियां चला दी हैं. और ये बात थोड़ा सा मोरली जस्टिफाई हो सके तो इसके लिए दिखा दिया कि वो बहन की रैगिंग थी, उसका प्रतिशोध लेने गया था. ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के वो जो स्कूल गोअर की एंग्स्ट है ना, कि हूं तो मैं स्कूल गोअर लेकिन मैं बहुत गुस्से में भरा हुआ हूँ. और आज के टीन्स, प्री टीन्स सब ऐसे ही हैं. हर कोई अपने आप को यही दिखाना चाहता है कि मैं सिस्टम के खिलाफ एंगर में भरा हुआ हूँ, है ना. तो वो जो स्कूल गोअर की एंग्स्ट है उसको उन्होंने एक्सप्रेशन दे दिया कि तुम स्कूल को सीक्रेट समझते हो और मैं स्कूल में जाके गोलियां दाग दूंगा. और उससे जो स्कूल गोअर है वो बुरा नहीं मान रहा. मैं कह रहा हूँ जैसे ही आप उसको शॉक कर रहे हो वो इम्प्रेस हो जा रहा है. इससे बस ये पता चल रहा है कि जो हमारे मूल्य हैं, जिन पर हम जी रहे हैं और जिन आदर्शों पर हम जी रहे हैं, वो कितने खोखले हैं. वो इतने खोखले हैं कि जब कोई उन पर थूकता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है. हमारे भीतर के एक रिप्रेस्ड जो इमोशंस हैं वो काइंड ऑफ एक मूवी उस पर कैपिटलाइज कर रही है. ये मूवी कैपिटलाइज कर रही है हमारी हीन भावना पर. देखो एक आदमी ना जब मजबूत होता है, और तुम उस पर प्रहार करोगे, एक मजबूत आदमी पे प्रहार करोगे ना, तो वो अगर बहुत ही मजबूत है तो तुम्हें माफ करके आगे बढ़ जाएगा. वो कहेगा फर्क ही नहीं पड़ा, एक बच्चे ने आकर के मुझे यूं छू दिया, मुझे क्या फर्क पड़ता. बहुत ही मजबूत आगे बढ़ जाएगा. काफी अगर मजबूत है वो तो तुम उसको मारोगे तो पलट के तुम्हें भी मार देगा. लेकिन अगर एक कमजोर आदमी और तुम उसको मारोगे तो मालूम है क्या होता है, वो तुम्हारा फैन बन जाता है. ये जो मूवी है ये डायरेक्टर का तमाचा है सारे कमजोर लोगों के मुंह पर. और सारे कमजोर लोग ये मूवी देख करके डायरेक्टर के फैन हुए जा रहे हैं. एक मजबूत आदमी को मारोगे तो वो तुम्हारा फैन नहीं बन जाएगा. ये मूवी आपकी जिंदगी, आपके मूल्यों, आपके आदर्शों, सबके मुंह पे तमाचा है. तमाचा भी नहीं, आपके मुंह पे थूका गया है. वो कह रहे जो जो चीजें तुम्हें सही, उचित, सीक्रेट बताई गई थी, जहां कहीं तुम्हें गुडनेस बताई गई थी, लो हम हर एक चीज पे थूक देंगे. हर चीज पे थूक दिया. तो अगर आदमी मजबूत होता तो वो रेजिस्ट करता इस बात को. पर हम सब हीन भावना से भरे हुए लोग हैं. जब हमें कोई थप्पड़ मारता है ना तो हम उसके फॉलोअर बन जाते हैं. तो वही हो रहा है. अब ये पिक्चर मुझे नहीं मालूम कितना कमा चुकी है और आगे भी कमाएगी. वो जो लोगों की जेब से पैसा जा रहा है इस मूवी में, वो बस इस बात की गवाही है कि हम सब हीन भावना से भरे हुए लोग हैं. ये जो है ना, इसको जब इसकी एक्सट्रीम हो जाती है तो इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं. स्टॉकहोम सिंड्रोम ये होता है कि जो आपका एक्सप्लॉइटर होता है, आप उसी के प्रेम में पड़ जाते हो या आप उसके फैन बन जाते हो, आप उसके प्रशंसक बन जाते हो. ये वही है. जैसे पिताजी ने बचपन से इतने थप्पड़ मारे और एक समय के बाद दिखा रहे हैं कि वो अपने पिताजी से प्रेम कर रहे हैं. वो नहीं है बात. बच्चे और पिताजी की बात है ही नहीं भाई इसमें. तुम क्यों सोच रहे हो कि वो चीज़ इस स्टोरी में कुछ भी महत्व रखती है. ये फिल्म, तुम बताना या आप लोग बताओ, ये फिल्म क्या इसलिए चलेगी कि इसमें फादर सन की एक बड़ी टचिंग रिलेशनशिप दिखाई गई है? नहीं. अगर आपको कोई पिक्चर देखनी है ना जिसमें फादर सन की एक स्ट्रगल भरी, स्ट्राइव भरी, संघर्ष, घर्षण भरी रिलेशनशिप दिखाई गई है, तो आप देखिए शक्ति. उसमें पिता हैं दिलीप कुमार और जो बेटा है अमिताभ बच्चन. वहां पर जो पोर्ट्रेयल है फादर सन रिलेशनशिप का, उसमें कुछ दम है. ये मूवी फादर सन रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल भी नहीं है. ये मूवी, फिर बोल रहा हूं मैं, इट इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ शॉकिंग सीन्स. जैसे कि कई स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जोक्स पहले लिख लेते हैं, तो वो
15-20 जोक्स पहले तैयार कर लेंगे और फिर किसी तरीके से एक स्क्रिप्ट में उन 15-20 जोक्स को प्लेस कर देंगे। ये वही किया गया है। इसमें सीन्स पहले तैयार किए गए हैं और फिर किसी तरह से एक बेस बना करके, एक स्क्रिप्ट बना करके उन सीन्स को एक के बाद एक प्लेस कर दिया गया है, फोर्स फिट करा गया है कि इसकी फोर्स फिटिंग कर दी। नहीं तो आप एक क्रिमिनल की एंट्री हो रही है, उस क्रिमिनल की एंट्री में वो उसकी बीवियां जो बात कर रही हैं, उस बात का कोई सेंस है? मतलब कहीं से वो चीज़ लॉजिकली इस कहानी में फिट भी हो रही है? कुछ भी नहीं। कहानी तो जैसे कुछ है ही नहीं, बस एक के बाद एक लगातार आपको शॉक किया जा रहा है। और चूंकि हम हीन भावना से, इन्फीरियोरिटी से ग्रस्त लोग हैं, तो जब कोई हमें शॉक करता है तो हम उसके फॉलोअर बन जाते हैं। जब कोई हमें थप्पड़ मारता है तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं। हम ऐसे लोग हैं। ये पिक्चर सब दर्शकों के मुंह पे एक थप्पड़ है और चूंकि हम कमज़ोर लोग हैं तो हम थप्पड़ खा के इम्प्रेस हो रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ एक काइंड ऑफ फिलॉसफी भी देने की कोशिश करी है, जो शुरुआत में अल्फा मेल की बात की जाती है और सब कुछ करा जाता है। वो जो फिलॉसफी कुछ नहीं है, वो तो 1 मिनट में उसने जा करके उसको कुछ बोल दिया था। वो एक नकार है, एक निगेशन है उन सब वैल्यूज़ का जिन वैल्यूज़ पर आप चलते हो। उदाहरण के लिए कोई भी एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन होगा, वो डेवलप्ड सिविलाइजेशन हाईएस्ट वैल्यू देगा कॉन्शियसनेस को, एक ऐसी स्ट्रेंथ को जो रिटेलिएशन के लिए मजबूर ना हो जाती हो। ठीक है। और जो अल्फा मेल वाली बात कही गई, वो सिर्फ हायर सिविलाइजेशनल वैल्यूज को निगेट करने के लिए बोली गई कि भाई अल्फा मेल वो है जो सबसे जो बढ़िया सेक्सी औरतें होती हैं उन पे हाथ साफ करता है और जा करके जानवरों से लड़ता है और ये करता है। भाई आज के समय में जो जानवर है वो जंगल में नहीं है। आज के समय में तो एक ही जानवर है, आपके भीतर, आपका अपना अहंकार और ज्ञान। ठीक है, लेकिन उसकी बात नहीं की गई है। तो वो सब यहाँ कुछ नहीं है। ये वही है, किसी ने बैठ करके कई हफ्तों तक ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है कि बताओ और कौन सा सीक्वेंस रख दें जो बड़ा शॉकिंग लेकिन स्टाइलिश लगेगा, और वो एक के बाद एक चीज़ें रखी गई हैं। और अब चीज़ें रख दी हैं तो फिर उनको एक स्टोरी जैसा भी दिखना चाहिए, तो फिर किसी तरीके से उनको एक स्टोरी में डाल दिया गया है। पर ये इस पूरी फिल्म में जो महिलाओं को जिस तरह इस्तेमाल किया गया है, पोर्ट्रे किया गया है, ये भी बहुत डेलिबरेटली सोच समझ के उनको एक जगह दी। डेलिबरेटली सोच समझ के किया गया, क्योंकि देखो 2 चीज़ें चल रही हैं। अगर तुम जो आदर्श भारतीय संस्कृति है उसको देखो तो वहाँ भी बात होती है कि महिलाओं को सम्मान देना है, और अगर जो आधुनिक नारीवाद है, फेमिनिज्म, उसको देखो तो वहाँ भी यही बात है कि भाई महिलाओं के साथ बदसलूकी मत करो, इज्जत रखो थोड़ी। तो दोनों तरफ से ये तो है ही कि औरतों को एक इज्जत की जगह मिलनी चाहिए और हो सके तो बराबरी की जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक गिवन आइडियल है, ये एक आइडियल है जो लड़कों को दे दिया जाता है कि भाई लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ तमीज़ से व्यवहार करो। लेकिन उनको कभी समझ में तो आता नहीं है कि मैं लड़कियों से तमीज़ का व्यवहार क्यों करूं, या महिलाओं को अपने समकक्ष या समतुल्य बराबर का क्यों स्थान दूं। तो वो इसीलिए सब लड़कियों पर जोक भी बनाते रहेंगे और इस बात से बहुत खुंदक भी खाते हैं कि ये फीमेल एम्पावरमेंट क्या होता है, ये तो बेकार की बात है। और अब देखिए कि एंटी वुमन वॉइसेस अभी कितनी ज़्यादा पिछले 5-10 साल से बढ़ी हैं। तो इसीलिए एक शॉकिंग बात कहनी बड़ी यूज़फुल हो जाती है। ऐसी बात जो शायद हर इग्नोरेंट पुरुष के कान सुनना चाहते हैं, क्योंकि उसको बोल तो गया है कि महिलाओं के साथ इज्जत है, व्यवहार करो। कभी बताया तो नहीं कि इज्जत क्या चीज़ होती है, स्त्री पुरुष संबंध वास्तव में क्या चीज़ होते हैं। और जब वो कद में भी छोटी होती है, वजन में भी कमज़ोर होती है, शरीर की ताकत में भी वो कमज़ोर होती है, तो मैं उसको अपने बराबर क्यों मानूं? ये कभी बताया तो गया नहीं है पुरुषों को, बस बोल दिया गया है कि मेन एंड वीमेन आर इक्वल। अब उसको समझ में आता ही नहीं है मेन एंड वीमेन आर इक्वल इन व्हाट सेंस, वो जो सेंस से कभी समझाई नहीं गई। तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा है, इसमें औरतों की पिटाई हो रही है। एक आदमी है, वो 3-3 औरतें रख के बैठा हुआ है, खुलेआम वो मैरिटल रेप करता है।
उसकी जो पुरानी 2 बीवियां हैं उनको बुलाता है, एक को बुलाता है थप्पड़ मार देता है। जो इसका हीरो ही है वही पता नहीं कितने तरीकों से जो उसकी पत्नी है उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। एक मौके पर तो बोलता भी है, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड गीतांजलि, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड गीतांजलि, पता नहीं डील विद इट या कोप विद इट, कुछ ऐसा। तो ये वो बात है जो हर आम आदमी कहना चाहता है पर कह नहीं पाता अपने मूल्यों और संस्कारों के कारण और संविधान के कारण। ठीक है, अब हुआ क्या है कि संविधान ने भी आपको कुछ बातें बता दी, संस्कार ने भी आपको कुछ बातें बता दी, लेकिन किसी ने असली बात नहीं बताई, किसी ने गहराई में जाकर के नहीं बताया कि देह क्या होती है और ये 2 जेंडर्स क्या होते हैं और देह से आपका रिश्ता क्या होता है। और जब आप एक महिला को देखते हो तो महिला माने क्या? महिला माने महिला की देह, महिला की चेतना, महिला का ज्ञान, महिला के गुण माने क्या? ये सब कभी समझाया नहीं गया। तो अब जब इक्वल राइट्स की बात आती है और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात आती है तो पुरुष उसमें बड़े नाराज होते हैं, एकदम कुपित हो जाते हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि अच्छा है, देखो किसी ने तो हिम्मत दिखाई ना कि खुलेआम महिलाओं को पीट दिया, पटापट पटापट चाटे चल रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो जो कुछ भी हमको अच्छा बताया गया आज तक, ये फिल्म उस पर जाकर सीधे थूक देती है। और जो हमें अच्छा बताया गया हम खुद भी नहीं मानते थे वो अच्छा है, तो इसलिए फिल्म सुपरहिट हो रही है, हम ही सुपरहिट करा रहे हैं। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना मैं देख रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि वो जमाल कुडू करके जो गाना एक चल रहा है फेमस इंस्टाग्राम पे, उसके काफ़ी सारे रील्स चल रहे हैं और वो रील्स देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे एज इफ दे आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, पर मूवी में यदि देखा जाए तो वो एक ऐसे व्यक्ति की मतलब एंट्रेंस पे बचता है और एक ऐसे व्यक्ति की एंट्रेंस का सेलिब्रेशन है जो कि मतलब उसे देख के कोई घिना जाए जो हरकतें वो कर रहा है। पर मैं देख रहा हूँ लोग उसको इमिटेट कर कोई नहीं घिनाएगा भाई, वो जो कुछ कर रहा है वो हर व्यक्ति करना चाहता है। किसी के पास कोई कारण नहीं है कि जो भी काम उसमें वो जो बॉबी देओल या अबरार नाम था जी, जो उसका कैरेक्टर जो कर रहा था उसको बुरा मानने का किसी के पास कोई कारण नहीं है। हर आदमी अपनी फैंटेसी में 3 बीवियां रखना चाहता है, हर आदमी अपनी फैंटेसी में चाहता है कि जब चाहे जहां चाहे सेक्स कर ले। अब वो इस बात को मोरालिटी के नाते कभी एडमिट नहीं करेगा, पर हर आदमी यही चाह रहा होता है। तो आप जो भीतर ही भीतर चोरी करे होते हो, उसको चोरी बोल लो, चाहे उसको आपका आंतरिक विद्रोह बोल लो, तो बाहर से थोपे गए मूल्यों और संस्कारों के खिलाफ आपने जो आंतरिक विद्रोह कर रखा होता है, ये जो दोनों ही कैरेक्टर थे, बॉबी देओल का भी और वो दूसरे वाले का, हीरो का भी, ये दोनों ही कैरेक्टर्स उसके पर्सोनिफिकेशन थे। ठीक है, वो जो कर रहा है बॉबी देओल को घिनाने वाली बात नहीं है, हर आदमी को करना है। हर आदमी अब सर पे गिलास रख के नाच रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। कौन नहीं चाहता कि एक के बाद एक शादियां करता चलूं, क्यों ना करता चलूं, सबको करनी है, क्यों नहीं करनी है। जिसकी बात बुरी लगे उसको खून कर दो, जो आदमी गलत टाइम पर आकर के कुछ बोल दे उसका खून कर दो, और बस यही सब, और क्या। बेसिकली जो चीजें हमें इमोरल बोली गई, वो चीजें हमें कभी बताई नहीं गई कि वो गलत क्यों हैं। बेटा झूठ मत बोला करो, अरे झूठ बोलने में बुराई क्या है ये तो बताइए। बेटा अंकल जी को नमस्ते करो, नमस्ते क्यों करें ये तो बताइए। अब कौन बताए? बताने वाले खुद नहीं पता, वो कैसे बताए। तो हमारे ऊपर एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक मोरल लॉ थोपा गया है। ये पिक्चर उन सब मोरल लॉज की धज्जियां उड़ा रही है, तो लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। वाह बहुत अच्छा हुआ, हाँ बिल्कुल ये भी कर दो, वो भी कर दो, इसको मार दो। वो उसको भैया बोल रही थी, वो कहता है भैया क्या होता है, चल सेक्स करेंगे। अब ये सब अभी भी चलता है, मेट्रोज में तो बंद हो गया है, पर छोटे शहरों वगैरह में ये भैया कल्चर अभी भी है कि मोहल्ले में जो बाकी लड़के हों बेटी उनको भैया बोलना, या क्लास के भी लड़के होते हैं उनमें से कुछ को भैया बोल दिया जाता है। छोटे शहरों में भी चलता है ये सब। अब ये जिन को भैया बोला जाता है ना, वो सब वो होते हैं, कहते हैं हमारा दिल सुलगता है,
अन्य अंग भी सुलगते होंगे। कहते हैं दिल हमारा सुलगता है जब हमें ये खूबसूरत लड़कियां क्लास की हमें भैया बोल देती हैं, और तमन्नाएं सबकी यही रहती हैं कि ये सब हमें जब भैया बोल रही हैं तो भैया से हम कैसे सैया बन जाए। लेकिन अब वो खुलेआम बोल नहीं सकते, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता हमें बताया गया कि पवित्र है, और एक बार किसी ने तुम्हें भैया बोल दिया, वो तुम्हारी बहन हो गई है, उसकी रक्षा करो और उसकी और वासना की नज़र से मत देखो वगैरह वगैरह। तो पिक्चर सबसे पहले उसकी धज्जियाँ उड़ा देती है। कहती है कोई तुम्हें भैया बोलता भी हो तो भी तुम उसको बोलो कि देखो तुम्हारे ये जो नितंब हैं, हिप्स, ये बहुत चौड़े हैं, खुले में बोल सकते हो उसको, और फिर उसको कह सकते हो आजा आजा, अब तू मेरी हो गई, तू एंगेजमेंट तोड़ दे, कोई बात नहीं। तो वो सब जो आपकी डार्क फैंटेसीज हैं, जो आपके डर्टी सीक्रेट्स हैं, उनको सामने ही ला दिया कि लो ये लो। अब इसीलिए तो वो चीज़ सबको पसंद आ रही है, क्योंकि वो चीज़ है ही जनता की पसंदीदा चीज़। बस हम दिखावे के नाते और पाखंड के नाते दूध के धुले बने रहते हैं। हम ऐसे दिखाते हैं जैसे हमें ये सब चीज़ें तो बहुत बुरी हैं, बहुत बुरी हैं, जबकि जिन चीज़ों को हम पब्लिक में बुरा बोलते हैं, प्राइवेट में हम सब वही काम कर रहे होते हैं, और प्राइवेट में अगर नहीं कर पा रहे होते तो सपनों में कर रहे होते हैं अपने। तो ये फिल्म क्या करती है, बोलती है लो, जो कुछ तुम पाखंड करते थे हम उस पाखंड को प्रकट ही करे देते हैं, और बड़े पर्दे पे प्रकट करे देते हैं। तो तुम्हें अब चोरी की ज़रूरत ही नहीं है, अब तुम खुलेआम कह सकते हो, अब तुम खुलेआम कह सकते हो कि ये लो, अब तो हमें एक तरह का वैलिडेशन मिल गया कि हम जिन मोरल वैल्यूज़ को बुरा मानते थे उनमें कुछ रखा नहीं है। ये देखो, ये बंदा हर मोरल लॉ को वायलेट कर रहा है, फिर भी हीरो कहला रहा है। अगर हमें पता होता कि हमारे मूल्य कहाँ से आ रहे हैं, जो हम वैल्यूज़ हैं जिनको फॉलो करते हैं, उनका राइट बेसिस क्या है, अगर हमारी वैल्यूज़ ओरिजिनल होती, हमारी अपनी होती, तो कोई हमारी वैल्यूज़ को वायलेट करता ना, तो हम इम्प्रेस तो कतई नहीं होते, बल्कि ये हो सकता है कि हम थोड़े ऑफेंडेड हो जाते, या फिर हम उसको कहते इग्नोर। लेकिन हम इम्प्रेस हो रहे हैं। इम्प्रेस होना ही यही बताता है कि वो जो उस हीरो की वैल्यूज़ हैं वो वास्तव में इसी समाज की छुपी हुई डार्क एंड डर्टी वैल्यूज़ हैं। बस ये है कि उस हीरो ने जाकर के उनको स्टेज पर एग्जिबिट कर दिया, प्रकट कर दिया। आम आदमी की हिम्मत नहीं होती है कि उन वैल्यूज़ को ओपनली एग्जिबिट, प्रकट कर सके। तो इसलिए लोग ताली बजा रहे हैं कि ये देखो, जो काम हम चोरी छुपे करते हैं, इस बंदे ने वही काम खुलेआम कर दिया। दूसरी चीज़ ये भी देखी मैंने कि सिर्फ और सिर्फ हीरो की बात नहीं थी, जो भी इमोरल कंडक्ट अगर देखा जाए, जो हीरोइन के साथ भी हो रहा था, वो भी उसको सॉर्ट ऑफ एंजॉय ही कर रही थी। हाँ, मतलब दे वर टुगेदर। क्योंकि अभी ये बहुत हो गया है ना, पिछले 20-30 सालों में महिलाएं उठ रही हैं, अपने हक की बात कर रही हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों में आगे आ रही हैं। तो पुरुषों का एक बड़ा तबका है जिसको इस बात से बड़ी तकलीफ है। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कबीर सिंह अपनी वो जो उसकी पत्नी है उसके चाटा मार देता है, तब प्रेमिका थी, उसको पटाख से। यहाँ भी वही हो रहा है। ये एक तरह का सेक्सुअल वायलेंस ही है ना। वो कह रही है कि मुझे चोट लग रही है, मुझे चोट लग रही है। वो उसकी ब्रा पकड़ के खींच रहा और पटापट कर रहा, और फिर बाद में दिखा रहे हैं कि उसकी पीठ पे निशान भी पड़ गए हैं, और वो उस पर ऑइंटमेंट लगा रहा है कुछ। तो ये जो है, ये एक शोविनिस्टिक मेल्स डिलाइट है कि वाह, बिल्कुल सही किया, सी आई एम केपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग सेक्सुअल वायलेंस ऑन यू एंड स्टिल यू विल स्टे विथ मी। समझ रहे हैं? तो मतलब ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम पाखंड की ज़िंदगी जीते हैं। अगर हम ऑथेंटिक लाइफ जी रहे होते, सच्ची ज़िंदगियाँ, तो ये पिक्चर सुपर फ्लॉप हो जाती। ये फिल्म सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि हम हीन भावना से ग्रस्त, डरे हुए और कमज़ोर लोग हैं, जिनको नहीं पता कि वो जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं वैसी ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं। तो वो खुद ही, हम लोग जो आम आदमी है, वो अपनी ज़िंदगी से घृणा करता है। तो जब आकर के कोई उसकी ज़िंदगी का एकदम
मजाक बना देता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। इस फिल्म में वो सब कुछ है जो आम आदमी की ज़िंदगी में नहीं है। ये फिल्म हर उस चीज़ को वायलेट करती है जिसको आम आदमी प्रैक्टिस करता है, कम से कम खुले में प्रैक्टिस करता है, ओपन में, या दिखाने के लिए प्रैक्टिस करता है। तो इट्स जस्ट प्लेइंग ऑन आवर इग्नोरेंस। ठीक है, अगर आपको सचमुच पता हो कि रिवेंज क्या होता है, ठीक है, तो आप इसमें जो रिवेंज वाले सीन्स हैं आप उनको देखोगे और आप कहोगे बोरिंग। ये लोग लड़ रहे हैं रिवेंज के नाम पे, जबकि ये जानते ही नहीं है रिवेंज का असली मतलब। बदला लेना बोलते किसको है? अब बदला किसको बोलते हैं ये तो कोई बुद्ध सिखाएगा ना, पर बुद्धों से और कृष्णों से हमें कोई मतलब नहीं। तो जहाँ पे रिवेंज सीन चल रहा है वो हमको फैसिनेटिंग लग जाता है। जैसे छोटे बच्चे आँख खोल के ऐसे आँख फाड़ के देखते हैं ना कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो वही सब है, मतलब कुछ भी नहीं। सर इसमें एक चीज़, अब मैं एक और चीज़ देख रहा था कि ह्यूमन की जो वनरेबिलिटी होती है उसको भी मतलब एकदम डिफाई किया है कि एक आदमी है वो 20 को मार रहा है, 10 को मार रहा है। जैसे लोगों को आजकल इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया है कि भाई हम इनविंसिबल हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो वो जो गॉड कॉम्प्लेक्स होता है कि अपन ही भगवान है, उल्टा है शुभंकर। आम आदमी ना अपनी ज़िंदगी में हर सेकंड अपनी वल्नरेबिलिटी महसूस कर रहा होता है। उसे हर सेकंड चोट और लात पड़ रही होती है। वो हर सेकंड मौत से डरा हुआ होता है। आम आदमी को देखो तो कैसा है, और उसको लगातार पीटा जा रहा होता है। ज़िंदगी पीट रही है उसको, उसके रिश्ते पीट रहे हैं, उसका बॉस पीट रहा है, हाँ, उसको जितनी परिस्थितियां हैं उसके आसपास की सब पीट रहे हैं। तो आम आदमी जो है वो दिन भर लात खा रहा होता है, और बात में वो कभी मरने से, कभी मिटने से, कभी नुकसान से डर रहा होता है। तो इसलिए जब आप किसी ऐसे को देखते हो जो गोलियां खा के भी नहीं मर रहा, ठीक है, जो 200 लोगों को कुल्हाड़ी से काट दे रहा है, तो आपको उसमें एस्पिरेशनल वैल्यू एक, हाँ, आप कहते हो वाओ दिस इज हाँ। अगर आप खुद इतना डरे हुए नहीं होते और खुद आप लगातार वल्नरेबल नहीं होते तो आपको ये बात अट्रैक्ट नहीं करती कि पर्दे पे जो व्यक्ति दिखाया जा रहा है वो ज़िंदगी से बिल्कुल भी वल्नरेबल नहीं है। देखो, जब आप इस फिल्म पे मुझसे बोल रहे हो ना कि आप इस फिल्म पे कुछ बोलिए, इस फिल्म को थोड़ा रिव्यू कर दीजिए, आपको मालूम है मैं रिव्यू किसको कर रहा हूँ? मैं फिल्म को रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं फिल्म की ऑडियंस को रिव्यू कर रहा हूँ। क्योंकि फिल्म ऑडियंस को ध्यान में रख के ऑडियंस के लिए बनाई गई है ना। इस फिल्म की सक्सेस ये बाद में बताती है कि फिल्म कैसी है, वो ये बताती है पहले कि इस फिल्म को देखने वाले कैसे हैं। ये फिल्म यूं ही हिट नहीं हुई है, ये फिल्म यूं ही हिट नहीं हुई है। मैं कहता हूँ कोई आके आपके मुंह पे थप्पड़ मारे और आप उसको 1000 करोड़ दे दो, इससे पता चलता है कि आप अपनी ज़िंदगी से ऊबे हुए हो, आप अपनी हस्ती से नफरत करते हो, और आपको कोई एक्सप्लॉइट कर दे या इंसल्ट कर दे, इस बात पे आपको प्यार आ जाता है। तो इससे हमारे बारे में पता चलता है हम कैसे हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि जैसे अभी एस्पिरेशनल वैल्यू की हम बात कर रहे थे, एक एस्पिरेशन इसके साथ में जो दूसरी फिल्म आई थी सैम बहादुर, वहाँ पे जो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का किरदार है उससे भी एस्पिरेशन मिल सकती है, पर लोगों को इसी से एस्पिरेशन की वहाँ जो एस्पिरेशन मिल रही है वो ट्रेडिशनल है ना भाई। सैम मानेकशॉ एक वो काम कर रहे हैं जो आपको स्कूल में पहले ही बताया गया ये करना, वो अच्छे बच्चों वाले काम है सारे। और अच्छा बच्चा बनने से आप बुरी तरह उकता चुके हो, क्योंकि किसी ने आपको नहीं बताया कि अच्छाई सचमुच क्या होती है। वो बताने के लिए बताने वाले के पास एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो ना माँ बाप के पास होती है ना टीचर्स के पास होती है। तो सैम मानेकशॉ इस फिल्म के सामने बिल्कुल भी नहीं चल सकती है, क्योंकि उसमें जो बातें बताई जा रही हैं वो बातें वही हैं जो स्कूल कॉलेज और घर में आपको पहले ही बता दी गई थी, और वो बातें आपको बोरिंग लगती हैं। आप उन्हीं बातों को तो रिजेक्ट करना चाहते हो, आप उन्हीं बातों को तो वायलेट करना चाहते हो।
हाँ, आप कहते हो ये यार मुझे नहीं ये सब बातें सुननी है। अब अगर देखोगे तो वहां तो सोल्जर्स हैं जिन्हें डिसिप्लिन में रहना होता है, और डिसिप्लिन को क्यों फॉलो करें, डिसिप्लिन क्या चीज होती है ये आपको पता नहीं है, न कभी किसी ने बताया। इसमें जो हीरो है वो पूरी तरह इनडिसिप्लिन्ड है, इसमें जो हीरो है वो पूरी तरह इनडिसिप्लिन्ड है, और वहां जो आर्मी का एक एक जवान है वो पूरी तरह डिसिप्लिन्ड है। और डिसिप्लिन से आपको बहुत नफरत है, बहुत तकलीफ है, क्योंकि डिसिप्लिन अच्छा तभी लगता है जब वो एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग और लव से आए। जब ना भीतर अंडरस्टैंडिंग है ना प्रेम है, तो डिसिप्लिन बहुत चुभने वाली बात हो जाती है। आपको लगता है आपको गुलाम बनाया जा रहा है। जब कोई आपको डिसिप्लिन सिखाता है ना, तो आप में बड़ी रेजिस्टेंस आती है। समझ में आ रही? अब हम ज़्यादातर लोगों का, आम जनता का यही हाल है। उनको डिसिप्लिन तो रहना पड़ता है, ऑफिस में भी डिसिप्लिन रहना पड़ता है, घर में भी रहना पड़ता है, लेकिन डिसिप्लिन चीज़ क्या है समझते नहीं। और डिसिप्लिन जिस ऑथेंटिक सोर्स से आ सकता है, मैंने कहा लव और अंडरस्टैंडिंग, ना लव होता है लोगों के पास, ना अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हम डिसिप्लिन से नफरत करते हैं। तो इसीलिए एक डिसिप्लिन्ड सैम बहादुर हमें अच्छा नहीं लगेगा, और एक इनडिसिप्लिन्ड हीरो हमें बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात जो स्टाइल फैक्टर है, सैम बहादुर वो स्टाइल नहीं मिलेगा जो एक खुले शर्ट में बड़े लंबे बालों में। नहीं, देखो स्टाइल भी क्या चीज़ होती है, स्टाइल भी क्या है, स्टाइल इज एन एग्जीबिशन ऑफ सर्टेन वैल्यूज। ठीक है, स्टाइल और नहीं कुछ होती है। स्टाइल माने क्या होता है, ऐसे थोड़ी कह देते तो इसकी ये स्टाइल है, सोचना कभी कि स्टाइल माने क्या होता है। स्टाइल भी कुछ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वो कौन सी वैल्यूज है? स्टाइल तो वैसे अब मानिक शॉ के पास भी है, स्टाइल तो सबके पास होती है। क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सी स्टाइल पसंद है, और वो स्टाइल जो आपको पसंद है वो किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। मैं इसमें एक चीज़ ये भी देख रहा था कि जिन लोगों को इस फिल्म से दिक्कत आई है वो सिर्फ इस बात पे आके रुक जा रहे हैं कि देखो आपने जो कुछ दिखाना चाहे वो सब ठीक है, बस अंत में बस आप ये दिखा देते हैं कि वो बंदा मेंटली रिटार्डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, और फिर उस पर फिल्म को ख़त्म कर देते हैं। पर यहाँ फिल्म जिस नोट पे ख़त्म होती है, वहाँ कहीं पे भी ये नहीं दिखाया जाता। मतलब हाँ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो आप जो दिखा रहे हो उससे हमारी अच्छी अच्छी मोरालिटी को बुरा लग रहा है, तो आपको जो दिखाना हो दिखा लो, लेकिन अंत में अच्छी मोरालिटी की ट्रियम्फ दिखा दो कि विजय हो गई उन्हीं सदाचारी मूल्यों की जो हमको समाज और परिवार ने और शिक्षा ने सिखाए थे। ठीक है, वो वैसा ही पाखंड है ना कि ज़िंदगी में जो करना है कर लो, लेकिन अल्टीमेटली ये बोल दो कि साहब सदाचार सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है, उनको तकलीफ बस ये हो रही है कि किसी ने खुलेआम क्यों ये राज खोल दिया कि हमारे सब मूल्य, हमारे सब आदर्श बिल्कुल खोखले हैं। अहिंसा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले समझ में तो आए अहिंसा होती क्या है। और जब अहिंसा समझ में नहीं आती लेकिन प्रैक्टिस करी जाती है, तो अहिंसा एक जोक बन जाती है। जैसे इस फिल्म में अहिंसा क्या है, एक जोक है। वो इसीलिए जोक है क्योंकि हम सबको बोल दिया गया नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, समझाया किसी ने नहीं कि व्हाट इज़ वायलेंस, और मनुष्य के भीतर ऐसा क्या होता है जिससे हिंसा उपजती है, और हिंसा हमारी किस वृत्ति की परिचायक है, और अगर कोई आदमी हिंसक है तो इससे उसके बारे में क्या पता चलता है। ये सब जो बातें हैं वो कभी किसी ने बताई नहीं, बस बोल दिया नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। ठीक है, तो अब हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखो ज़बरदस्ती हमसे ये करवाते थे अहिंसा अहिंसा, अब ये बढ़िया हीरो है, ये कभी गंडासे से काटता है, कभी गर्दन दबा के मारता है, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। देखो इसके पास मारने के और कितने तरीके हैं इसके पास, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं इसमें ये भी देख रहा हूँ कि उन्होंने जैसे वो जो गाना है अर्जुन मेली, वो जिस व्यक्ति पे एक तरह से आधारित है, वो हो चाहे कबीर साहब का दोहा हो, उन्होंने उसको भी कोऑप्ट करने की कोशिश करी है फिल्म के अंदर। हाँ, वो थोड़ा तो दिखाना पड़ता है ना कि हम एंटी सोशल नहीं हैं। तो कभी कबीर साहब को ले लिया है, कभी सिख गुरुओं को ले लिया है, और ऐसा दिखाया है कि जैसे कोई इस पूरी डिबॉचरी के पीछे कोई हायर चीज़ भी है। ठीक है, वो तो सिर्फ इसलिए ताकि
एक 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 सोशल एक्सेप्टेंस के लिए कारण बचा रहे। लोग कहें देखो उतनी भी बुरी नहीं थी, इसमें एक स्पिरिचुअल एलिमेंट भी था, तो वो सब तो बस ऊपर ऊपर की बात है, वो बेस का हिस्सा है। फिल्म चल रही है इसकी शॉक वैल्यू से, और ये आने वाली फिल्मों के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए एक अच्छा फॉर्मूला है। बहुत सारे शॉकिंग सीक्वेंसेस सोचो, 1-1, 2-2 मिनट या 5-5 मिनट के, और फिर जस्ट स्ट्रिंग देम टुगेदर। शॉकिंग सीक्वेंसेस सोचो और उनको इकट्ठे कर दो कि अब ये क्या शॉकिंग सीक्वेंस ही तो है कि वो फ्लाइट में सेक्स कर रहे हैं, फ्लाइट के बाद नीचे आकर के सेक्स कर रहे हैं, फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स में मोर्निंग की आवाज़ें हैं। इस पूरी चीज़ का बाप बेटे से क्या लेना देना है? इस पूरी चीज़ का किसी भी चीज़ से क्या लेना देना है? इस पूरी चीज़ का बस शॉक से लेना देना है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ सोचते नहीं हो कि हाय राम फ्लाइट में सेक्स हो गया, अब वो बोल रहा है अच्छा आ जाओ वॉशरूम में करते हैं, अब वो ये कर रहे हैं। इससे बस ये होता है कि जो हमारी जर्जर मोरालिटी है उस पर लात पड़ती है। जब उस पर लात पड़ती है तो हमारे एक हिस्से को बड़ा मज़ा आता है। एक और चीज़ जो मैंने मतलब देखी वो ये है कि किसी को भी काम करने से मतलब नहीं है, मतलब काम की तो बात ही नहीं है। हाँ। अब क्यों? क्योंकि जो आम आदमी है वो ज़िंदगी भर काम ही करता रहता है, तो इसमें जो काम करने वाले बंदे हैं भी 1-2, वो सब बोरिंग बनाए गए हैं। वो जो पिताजी थे अनिल कपूर वाला कैरेक्टर, वो तो काम करता है, तो उसको दिखा दिया कि ये तो ऐसे ही है लप्पू, इसकी वजह से बेटा पागल हो गया। हाँ, एकदम अनइंस्पायरिंग और बोरिंग कैरेक्टर है। मतलब वही अपॉलॉजी मांग रहा है कि तू मेरा बाप बनियो। हाँ, तू मेरा बाप बनियो। और तो काम का तो कोई मतलब ही नहीं है। सब कोई मर्सिडीज एसयूवी में चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर्सनल प्लेन है, ये है वो है। भाई तूने किया क्या है ऐसा कि तू एसयूवी में चल रहा है मर्सिडीज की? भाई तेरा हक क्या है कि तू उस पर्सनल प्लेन पे हाथ लगा रहा है? ठीक है, लेकिन अब तुम आम आदमी की ज़िंदगी सोचो, क्योंकि फिल्म बनाई तो आम आदमी के लिए गई है ना। आम आदमी थोड़े से पैसों के लिए दिन भर खटता है, ठीक है, और वो इस बात को बहुत रेजिस्ट करता है कि मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है, इतना टाइम देना पड़ता है अपनी सैलरी के लिए। तो उसको ये बात बड़ी इम्प्रेसिव लगती है कि देखो एक बंदा है जो काम वाम कुछ नहीं करता, फिर भी उसके पास अपना प्राइवेट जेट है, दिन भर स्टाइल मारता है, जिसको चाहे गोली मारता है। और इतना ही नहीं है, आम आदमी को बहुत तरह के सोशल और लीगल डिसिप्लिन में भी रहना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बंदा है, पूरी मूवी में एक भी कभी वर्दी दिखाई दी पुलिस की? नहीं। एग्जैक्टली ये बात करी थी कि पुलिस ही नहीं आई पूरी मूवी में, एक भी वर्दीधारी नहीं दिखाई दिया। तो आम आदमी को इससे ही बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि आम आदमी जो है सोशल और लीगल इंस्टीट्यूशंस के दबाव में जीता है। कभी वो बॉस के दबाव में रहता है, कभी वो बीवी के दबाव में रहता है, कभी वो पुलिस के दबाव में रहता है। तो उसके लिए ये बड़ी बढ़िया बात थी, सेलिब्रेशन की बात थी कि पुलिस जैसी यहाँ कोई चीज़ ही नहीं है, कोई पुलिस कुछ नहीं है। पुलिस किस चीज़ का सिंबल होती है? पुलिस सिंबल होती है लॉ एंड ऑर्डर का, डिसिप्लिन का, सोशल नॉर्म्स का, इनको फॉलो करो, वो लीगल मैंडेट्स का। पुलिस इनका प्रतीक होती है। तो पुलिस है ही नहीं, इसका मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम लॉ, फ्रीडम फ्रॉम ऑर्डर, फ्रीडम फ्रॉम डिसिप्लिन। फ्रीडम फ्रॉम डिसिप्लिन, फ्रीडम फ्रॉम ऑर्डर हम इसीलिए मांगते हैं क्योंकि ऑर्डर माने क्या होता है ये हमें किसी ने बताया नहीं। सारी जो खोट है वो शिक्षा व्यवस्था की है। हमसे कुछ बातों का पालन करने को कह दिया गया है, बिना हमें कभी ये समझाए कि उन बातों का पालन क्यों किया जाए। तो फिर वो बातें जब हम वायलेट होती देखते हैं तो हम सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए फिल्म सुपरहिट है, और ऐसी फिल्में तब तक सुपरहिट होती रहेंगी जब तक हम हर छोटे बच्चे को समझा नहीं देंगे कि प्रेम माने क्या होता है और किसी का गला काटने में बुराई क्या है, और बदला क्या चीज होता है, और बदला ले तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। जब तक हम अपने बच्चों को सचमुच ये समझाने लायक नहीं हो जाते, ये तो फिल्में ऐसी सुपरहिट होती ही रहेंगी। एक इस फिल्म का ये भी क्रिटिसिज्म हो रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि क्योंकि इसमें वायलेंस को इतना ग्राफिकली दिखाया, विजुअली दिखाया है, तो इसका लोगों पे ऐसा फर्क पड़ेगा कि मतलब
मतलब इट माइट प्रमोट सच इंसिडेंट्स इन सोसाइटी, पर आप जिस तरह की बात कह रहे हैं उससे देखने में ये लग रहा है कि वो एनिमल तो हमारे भीतर पहले से ही है। हाँ पहले से है, लेकिन वो डरा रहता है ना। हमने कहा तो हम हीन भावना से ग्रस्त लोग हैं, तो अब गंडासा लेके चाकू लेके किसी गर्दन काट देने का मन तो सबको करता है, पर डर ये रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर, और डर ये रहता है कि इमोरल कहलाएंगे। अब पिक्चर में आपको दिखा दिया कि लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, और तुम इमोरल भी नहीं हो क्योंकि जो सबकी हत्या कर रहा है वो तो हीरो है। तो इससे जो आपके भीतर डॉर्मेंट टेंडेंसी है किसी का गला काटने की, वो टेंडेंसी डॉर्मेंट नहीं रहेगी, वो एक्सप्रेस्ड हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। भले ही वो टेंडेंसी आप में पहले से थी, लेकिन ये ऐसी फिल्में उस टेंडेंसी की डॉर्मेंसी को एक्टिव बना देती हैं। बात समझ रहे हो? लेकिन फिर लोग इसके सपोर्ट में ऐसा बोलते हैं कि देखो पहली बार इस फिल्म को सर्टिफिकेट दिया ए, हाँ। साथ में ऐसा वायलेंस तो क्विंटन टैरेंटिनो टाइप डायरेक्टर हॉलीवुड में कितने सालों से दिखाते आ रहे हैं, तो इंडिया में किसने कर दिया तो क्या दिक्कत आ गई? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं आ गई, और कोई काम टैरेंटिनो ने कर दिया तो इससे वो वैलिडेट थोड़ी हो जाता है। और ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिल्म गलत है, गलत नहीं है। ये फिल्म क्या है बस ये बता रहा हूँ। ये फिल्म हम जैसे हैं वैसी है, और हम इतने गिरे हुए लोग हैं कि मैं कह तो रहा हूँ जब हमारे मुंह पे कोई थूकता है तो हम उसको बड़ा आदमी मान के उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। जैसे वो बोलता है ना उस लड़की से कि जाओ और मेरे जूते चाटो, और वो लड़की जा करके जूते चाटने को तैयार भी हो जाती है। तो वो जो वहाँ पे चरित्र है जो कह रहा है जूते चाटो, वो इस फिल्म को बनाने वाले लोग हैं, और वो जो लड़की है जाके जूते चाट रही है वो इस फिल्म की ऑडियंस है। ठीक है, कि वो कह रहा है जूते चाटो, उसने चाट भी लिए। ये होता है उस आदमी के साथ जिसके भीतर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। उसको आप जितना जूता चटवाओगे वो उतना आपका एहसान और मानेगा। लेकिन फिल्म उस चीज को प्रेम का नाम दे देती है। अब खुलेआम बोल देंगे कि ये लतखोरी है, तो लोगों की जो वल्नरेबल ईगो है उसको बुरा लग जाएगा। तो ऐसा बोलना पड़ता है कि ये तो कुछ और चीज़ है, लेकिन है वो वही। एक चीज में और देख रहा था कि कई लोगों का कहना था कि इस फिल्म में पहली बार जो सिख कम्युनिटी है उनको रिस्पेक्टफुली कहते हैं चित्रित किया गया। तो केसरी में क्या था? अगर पहली बार सिख समुदाय को इज्जत के साथ दर्शाया गया है तो फिर केसरी फिल्म क्या थी? तो ये बेकार की बात है कि सिख समुदाय को यहाँ पर इज्जत के साथ दर्शाया गया है। इज्जत कैसे दी जाती है ये इसके लिए बहुत और फिल्में हैं अच्छी अच्छी। केसरी अभी हाल की है तो इसलिए याद आ गई। इसमें क्या इज्जत है कि आप दिखा रहे हो कि जो उसके सिख भाई बंधु थे वो सब के सब क्रिमिनल ही थे? ये कोई इज्जत की बात है? और ये ट्राइबलिज्म बहुत दिखाया है। हाँ यही है, एक साथ ही क्योंकि सब ऐसा ही, सब कहीं ना कहीं वैसा होना चाहते हैं। हमारा जो एनिमल पास्ट है ना वो चाहता है कि हम वैसी जिंदगी जिएं, और हमें राइट रीजंस कभी किसी ने बताए नहीं कि वैसी जिंदगी जीना अच्छा क्यों नहीं है। बस हमारे ऊपर एक मोरालिटी थोप दी कि नहीं वैसी जिंदगी तुम्हें नहीं जीनी है। तो अब हम मजबूरी में मोरालिटी वगैरह का पालन करते हैं, पर जानते तो हैं नहीं ना कि वो चीज़ें गलत क्यों हैं। तो इसीलिए जब भी कोई एक छोटा मोटा रिबेल बन के खड़ा हो जाता है तो वो हमारा फिर आइडल हो जाता है। हम उसको पूजना शुरू कर देते हैं, और ये अपनी फॉलोइंग बनाने का बहुत अच्छा तरीका होता है। कहीं जाके कोने में खड़े जाओ सबसे अलग, और वहाँ जा कर के बोलो मैं तो एक विद्रोही हूँ, मैं तो एक रिबेल हूँ, तो बहुत सारे लोग छिटक के फिर आपके पास आ जाते हैं। तो ये वही जुवेनाइल अटेम्प्ट है, जुवेनाइल अटेम्प्ट एट प्रोजेक्टिंग अ वेरी चाइल्डिश काइंड ऑफ रिबेलियन। पर मैं इसमें एक चीज़ ये भी देख रहा हूँ कि अभी ये फिल्म, और अक्सर जैसे सारी फिल्में होती हैं वो वीकेंड पे रिलीज़ होती हैं, तो आम आदमी अपनी 9 to 5 की जॉब को छोड़ के ऐसी कोई फिल्म देख कर आता है। वहाँ पर वो सब कुछ अपने सामने देखता है जिसको जैसे आपने बताया कि पवित्र मानता था, पर वहाँ पे कोई उसको
उस खोखली मोरालिटी को थूक रहा था, तो उसको देख के अच्छा लगा। पर वो वापस अब अगले दिन उसी ऑफिस में जाएगा, हाँ, और अगले फ्राइडे को और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। एक एक सीन बस ये था जो आपसे बोल रहा था तेरी औकात है ये करने की। एक एक सीन चिल्ला चिल्ला के ऑडियंस से बोल रहा था तुम्हारी औकात है ऑडियंस वालों ये करने की जो ये मैं दिखा रहा हूँ। हर सीन सिर्फ ये सेंट्रल मैसेज दे रहा था, तुम्हारी औकात है, तुम करके दिखाओ, है औकात तुम्हारी। देखो वो एक बंदी आती है, वो पहले तो उसके शरीर पे सेक्स के कुछ निशान छोड़ देता है, फिर कहता है इस कलर की रोल्स रॉयस लाना, है तेरी औकात ये करने की। पहली बात तो तुझे तेरी बीवी के 100 तरीके के डर हैं, तेरा भी मन बहुत मचलता है कि कोई और लड़की मिल जाए बीवी के अलावा, लेकिन अगर दिख भी गई ऐसी कोई तो तेरी हिम्मत नहीं है उसके साथ सेक्स कर ले। सेक्स कर भी ले तो तेरी औकात नहीं है कि तू उसे रोल्स रॉयस क्या ऑल्टो भी गिफ्ट कर दे। तो एक एक सीन जो है वो चिल्ला के ऑडियंस से बोल रहा था ये देखो ये वो सब चीज़ें हैं जो करने की तुम्हारी औकात नहीं है। और ऑडियंस का जितना अपमान हो रहा है ऑडियंस उतनी खुश हो रही है। यहीं पर मैंने कुछ लोगों को ये बोलते हुए देखा है कि जो शायद फिल्म के निर्माता उन्हीं में से कोई था कि देखिए हमारी जो जिंदगी है उसमें तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, पर जो हमारा सिनेमा है वो हमारे कंट्रोल में है, तो वहाँ पे वैसा कुछ क्यों ना बनाए। हाँ बना लो, कौन कह रहा है मुझे। मैं तो देखो मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ ये फिल्म बुरी है, बढ़िया है, अच्छा है। क्या स्टाइल है वो दोनों जब वहाँ पर रनवे पर लड़ रहे होते हैं, वो उसके ऊपर लेट जाता है, दोनों ने एक दूसरे को पीट रखा है और क्या वो सिगरेट फूकता है, मस्त स्टाइल है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे ये गिरा पड़ा ट्रक ये भी मस्त स्टाइल है। बस ये है कि फिल्मों में कभी ऐसा नहीं होता कि गाड़ी भाग रही थी तो पलटता भी दिखा दें, और कोई पलट गया तो दिखाई दे कि सर फट गया मर गया। खासतौर पे हीरो कभी नहीं मरता हो कुछ भी। तो ये सब ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है फिल्म से, जैसी सब फिल्में होती हैं वैसी ये थी। मैं बस ये बता रहा हूँ कि ऑडियंस क्या चीज़ है जिसके लिए फिल्म बनाई जाती है। फिर बोल रहा हूँ मैं मूवी को नहीं, मैं ऑडियंस को रिव्यू कर रहा हूँ। जी इतनी बार इन्होंने मतलब ये अंडरवेयर को बीच में लेकर आए थे, बार बार कच्छा, पूरी पिक्चर में 10 बार तो अंडरवियर आया है। वो क्या सिग्निफिकेंस यही है कि आपको अच्छे बच्चों को बोला जाता है ना कि पब्लिक में अंडरवियर की बातें नहीं करते। छिपा के रखो। जब तुम छोटे थे तो तुमको हमेशा बोला गया ना कि अंडरवियर नहीं दिखाना है पब्लिक में, और लड़कियों को बोला जाता है ना कि तुम्हारी ब्रा नहीं दिखनी चाहिए पब्लिक में। तो इसलिए इसमें जो बंदे हैं, चाहे वो जो एक जो वो खिलौने वाली बंदूक बेचने आया था, जो एक वो जो मोटरसाइकिल पे उसने वो लगाए थे ना स्टील की पाइप, मुझे बेचने आया था, उसका भी कच्छा उतार दिया। हीरो ने तो 4-5 बार अपने कच्छे को ऊपर नीचे किया। जो हीरोइन है वो 2-3 बार ब्रा में आ गई। मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना कच्छे से ना ब्रा से। मैं बस बता रहा हूँ कि अंडरवियर का, अंडरगारमेंट्स का इतना प्रदर्शन किस टैक्टिक से किया गया है। वो टैक्टिक यही है कि अच्छे बच्चों को सिखाया गया था अंडरवियर का डिस्प्ले नहीं करना है, तो मैं अंडरवियर का इतना डिस्प्ले करूंगा ताकि तुम्हारी अच्छे बच्चों वाली मोरालिटी पे लात पड़ जाए। और जब लात पड़ रही तो सारे अच्छे बच्चे ताली बजा रहे हैं। It's just one shock after the other. अब the entire intention is to just keep delivering shock. 3-3.5 घंटे में बस के ये देख रहा था कि हाँ भाई अगला अटेम्प्ट करो भाई, अब अगला अटेम्प्ट करो शॉक करने का, अब अगला अटेम्प्ट करो शॉक करने का। जो ऑडियंस है जिसकी आपने भी मानसिकता की बात करी, इस ऑडियंस की कलेक्टिवली मतलब चेतना में कोई अंतर कभी आ पाएगा, या फिर हमेशा ऐसा ही होता रहेगा कि भाई सैम मानेकशॉ फिल्म आएगी और वो तो कोई देखेगा नहीं और एनिमल के पीछे समझाना पड़ेगा। देखो जिनको समझ में आ जाएगी बात उनको ये फिल्में अच्छी नहीं लगेंगी। जो जानते होंगे कि वो जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, हाँ, वो अपनी समझ से जी रहे हैं, अपने चुनाव से जी रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग से जी रहे हैं,
उनको ये फिल्में, ऐसी फिल्में एकदम ऐसी बचकानी लगेंगी। क्या है कि क्या कार्टून शो बनाया है, क्या बनाया, वीडियो गेम बनाया है, क्या किया है ये। तो वो ऐसी फिल्मों को बुरा भी नहीं बोलेंगे, वो बस ये बोलेंगे अरे ये तो ए सर्टिफिकेट क्यों दिया है, ये तो बच्चों वाली मूवी है इसमें एडल्ट क्या था। एडल्ट कोई चीज़ बनाना तो बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। एडल्ट होने का मतलब होता है मैच्योर होना। इस फिल्म में मैच्योर क्या था, तो इसको ए सर्टिफिकेट क्यों दिया है? हाँ, कच्चेबाजी से एडल्ट थोड़ी हो जाते हो। एडल्ट होने के लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। अंडरस्टैंडिंग जैसा तो कुछ है नहीं। तो इसमें तो आपको जब अपनी ज़िंदगी समझ में आने लगेगी ना, तो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है। फिर आप कहते हो कोई भले मेरा मजाक उड़ाए, कुछ करे, मुझे पता है कि मैं जैसे जी रहा हूँ उसके पीछे एक वाजिब वजह है, क्योंकि मैंने खुद सोचा है, खुद जाना है, मैंने खुद विचार ध्यान करा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं जिन वैल्यूज़ को सीक्रेट मानता हूँ तो क्यों मानता हूँ। अब कोई उन वैल्यूज़ का अगर मजाक उड़ाएगा तो उससे मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मैं इम्प्रेस नहीं हो जाने वाला उस बात से। तो कुल मिलाकर के जनता के लिए यही बात है कि भाई अंधी ज़िंदगी मत जियो। अंधी ज़िंदगी जियोगे तो खुद से ही नफ़रत करोगे, और जब अंधी ज़िंदगी जीते हो तो तुम खुद से इतनी नफ़रत करते हो कि कोई आके जब तुम्हारे मुंह पे थूकता है तो तुम्हें उससे प्यार हो जाता है। खुद से नफ़रत है ना, जब खुद से नफ़रत होती है तो हमें जो चांटा मारे हम उससे प्यार करने लगते हैं। कुल मिलाकर के ये बात है। सर जी, आज से 20 साल जैसे 20 साल पहले भी ऐसी पिक्चरें सुपरहिट तो नहीं होती थी, एब्सर्ड ही मानी जाती थी। तो मतलब क्या हमारी जो चेतना का स्तर है वो गिरता ही जा रहा है? हाँ, गिरता ही जा रहा। नहीं, देखो पहले इतना ब्लेटेंट अटेम्प्ट थोड़ा कम होता था। फिर तो बोल रहा हूँ कि जहाँ पे स्क्रिप्ट हटा दो, सारा बस एक इट्स अ ब्रॉडसाइड ऑन द ऑडियंस, इट्स एन ऑल आउट अटैक ऑन द ऑडियंस। ये जो मूवी है ना, उसको इंटेंशन से ही ऑडियंस पर एक अटैक की तरह बनाया गया है कि आप आओ, और वो गोलियां पर्दे पे नहीं चल रही थी, वो गोलियां आपकी मोरालिटी पे चल रही थी कि आप मूवी देखने आओ और खट खट आप पे अटैक होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके के अटेम्प्ट्स मेरी याददाश्त में तो नहीं है कि पहले किए गए हैं। लेकिन ये अटेम्प्ट कोई बहुत सीरियस बात नहीं है। ये अटेम्प्ट सिर्फ उन्हीं पर असर डालेगा जिनकी जिंदगियां खोखली हैं। वही इसके या तो फैन भी बनेंगे या फिर वो इसको इतना क्रिटिसाइज भी करेंगे। इस फिल्म में ना तो कुछ ऐसा है जिसकी बहुत तारीफ की जाए, ना कुछ ऐसा है जिसको सीरियस क्रिटिसिज्म की ज़रूरत हो, क्योंकि इस फिल्म में सीरियस कुछ है ही नहीं। तो ना तो इसको ये कहा जा सकता है कि बढ़िया पिक्चर थी, ना इसका कोई हम जेन्युइन क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। कुछ भी नहीं था, ऐसे ही था, वीडियो गेम था। पर एक चीज मैं ये देख रहा था कि फिल्म में जो बीच बीच में इंटरपर्सनल एक्सचेंजेस थे, माँ बेटी की बातचीत या पति पत्नी की आपस में बातचीत, उसमें कहीं ना कहीं जो रॉटननेस होती है यूजुअल लाइफ की, वो दिखाने की कोशिश की जा रही थी बात। हाँ, और आम बंदा देख लेता है ना कि वो जो रॉटननेस वहाँ दिखाई जा रही है वो उसी की ज़िंदगी की रॉटननेस है। तो इसलिए उसको अच्छा लगता है कि भाई परिवार में इतनी रॉटननेस है, तो वो जो घर का रिबेल है वो परिवार की बात मानता ही नहीं। फिर परिवार में खूब रॉटननेस है, तो जो परिवार का रिबेल है वो परिवार की बात नहीं मान रहा, वो अपने दादा की बात नहीं मान रहा। दादा पूछ रहे हैं कहाँ जा रहा है, कोई बात नहीं, वो ऊपर जाता है, वहाँ सेक्स कर लेता है। दादा बोलते हैं बदला मत लेना, गला मत काटना, कहता है नहीं गला तो मैं काटूंगा, जाके उसका गला काट देता है। तो वो जो अपने अब उदाहरण के लिए एक और चीज़ जहाँ पर बिल्कुल आपकी ट्रेडिशनल मोरालिटी पर लात मारी गई है, खासकर उत्तर भारत में जो बहन का पति होता है, जीजा, उसके पांव छुए जाते हैं और उसको ऐसा माना जाता है कि बहुत पूजनीय है। तो जीजा की हत्या कर दूंगा, जीजा की हत्या कर दूंगा। हर उस चीज की हत्या कर देनी है जिसको भारत ने पूजनीय माना है। और फिल्म तब भी हिट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो पूजनीय वगैरह मानने वाली बात है ये ऊपरी है।
अब आपको बोलते जाता है कि जीजा जी आ रहे हैं, चलो जीजा जी के लिए खड़े हो जाओ, कुर्सी खाली करो, जीजा जी को नमस्ते करो, पाँव छुओ। लेकिन आप पूछते हो, अगर आप थोड़े से भी सजग हो गए तो आप पूछोगे जीजा में ऐसा क्या है कि मैं इसको इज्जत दूं। लेकिन ये सवाल पूछने का आपको कभी हक दिया नहीं गया कि जीजे में ऐसा क्या है कि इसको इज्जत दूं। तो मन मार के ज़बरदस्ती आप इज्जत दिए जा रहे थे जीजे को। तो इसमें फिल्म में सीधा ही दिखा दिया कि जाकर उसने जीजा की गर्दन ही दबा के मार दिया जीजा को। समझ में आ रही बात? तो वो जो रिश्तों का खोखलापन है उस पर भी ये फिल्म थूक देती है। आम आदमी के रिश्ते खोखले होते हैं। तो एक तो वो कि भैया बोलोगे तो भी कोई बात नहीं, आजा मैं तुझे बीवी बना लूँगा। एक ये कि जीजा हो या कोई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पर भी ये कर देंगे। पूरे परिवार के सामने स्मूच मत दिया। पूरे परिवार के सामने स्मूच हो रहा है। वो भी वही जो इंडियन मोरालिटी है कि भाई पत्नी को बड़ों के आगे स्पर्श नहीं करना है। तो बोल रहे हैं स्पर्श क्या होता है, हम तो सीधे सेक्सी करेंगे, सबके सामने करेंगे। और लोगों को ये बात बहुत पसंद आ रही है क्योंकि लोगों को कभी समझाया नहीं गया ना कि बड़ा माने क्या, सेक्स माने क्या, पति पत्नी का संबंध माने क्या। ये जितनी भी आपको नैतिक वर्जनाएं दी जाती हैं, इनका कोई आधार है भी कि नहीं है, इस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई, कभी समझने का कोई प्रयास ही नहीं हुआ। तो वो सब वर्जनाएं जब यहाँ टूटती हुई दिखाई दे रही हैं तो लोगों को बहुत मजा आ रहा है। अब इतना ही नहीं है मतलब कि भाई बहन या जीजा वाला खेल, वो जिनको वहाँ पे जाके मार वार रहा है वो भी सब उसके परिवार वाले ही हैं। तो ले उनको भी मार दूंगा, परिवार हो तो हो, क्या फर्क पड़ता है, इसको भी मार दिया। तो हम आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी फिल्में देखने वाले हैं जिसमें धज्जियां उड़ाई जाएंगी आम आदमी की जिंदगी की और उसके मूल्यों की और संस्कारों की। और मैं ये भी नहीं कह पा रहा कि अनिवार्य रूप से कोई बहुत बुरी या गलत बात है, क्योंकि आम आदमी इतने अज्ञान में जीता है, इतने पाखंड में जीता है कि उसके मूल्यों पे कोई आके थूक जाए तो मैं इस पर क्या आपत्ति करूं, क्या आपत्ति करूं। और बल्कि एक और चीज़ जैसे इसमें बार बार दिखाया गया जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मतलब जो मेड है या फिर ये जो भाई थे, कि जब भी कोई ऐसी एक्सचेंज होगी जो आउटराइटली इमोरल है, उसमें इनका अप्रूवल भी बार बार दिखाएंगे, क्लोजअप लेके ये भी हंसते हंसते, मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से मजे ले रहे हैं, चाहते ये भी है। बेसिकली वो ऑडियंस ही है जो स्मर्क कर रही है। सीता वो बीच में फार्म हाउस पे जाता है बंदी से मिलने, दूसरी तो एक ने आवाज़ उठाई होती है कि ये तो गलत कर रहा है, तो उसको चुप करवाने के लिए 7 और आ जाते हैं। और अब ये सब हमें बता तो दिया गया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉयल्टी, वफादारी, कि अपने पार्टनर से वफा करो और किसी और के पास जाओगे तो चीटिंग कहलाता है। ठीक है, कानून में भी एडल्ट्री का एक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन ये समझाने वाला कोई नहीं है कि वफा माने सचमुच क्या होता है। अब ये समझाने के लिए आपको या तो ऋषि चाहिए या संत चाहिए, और वो भी है जैसे आजकल के संत होते हैं, ये सब नहीं संत। मतलब जो असली संत हैं उसके लिए आप या तो नानक साहब के पास जाइए, कबीर साहब के पास जाइए, रूमी के पास जाइए, शेख फरीद के पास, तो ये आपको वफा शब्द का मतलब बताएंगे कि वफा किसको कहते हैं। अब आम आदमी को पता तो है नहीं कि वफा किसको कहते हैं, लेकिन बोल दिया जाता है कि बेटा अपनी पत्नी से वफा निभाना, तो वो उस वफा को लेके बड़ा चिढ़ा हुआ रहता है। वो कहता है ये मुझे अब शादी के 10 साल हो गए हैं, मुझे ये लड़की पसंद नहीं आती। पत्नी बोलती है मुझे पति नहीं पसंद आता। तो बोलते हैं फिर मुझे वफा करनी क्यों है। अब इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है कि वफा क्यों करनी है, लेकिन आप वफा ना करो तो आप चीटर कहलाओगे। और ये भी हो सकता है कि समाज तो समाज, आपको कानून भी पकड़ ले जाए। तो उस चीज़ के खिलाफ जब कुछ दिखाया जाता है तो लोगों को मज़ा आ जाता है, कहते हैं बहुत सही। अब उसको अगर मौका मिल रहा है, एक सेक्सी लड़की आई है उसके साथ, तो वो उस मौके का फ़ायदा क्यों ना उठाए। तो उसने फ़ायदा उठा लिया, अच्छी बात। इसमें एक और चीज़ दिख रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ ये दिखाया है कि मैं वायलेंस करूँगा। मतलब मेरे लिए वायलेंस का जो उसका वो है अर्थ है, वो यही है कि भैया मेरे को अगर लगा कि मेरी 4 चीज़ें डेंजर में है तो मैं मारना शुरू कर दूंगा, और वो मेरे हिसाब से वर्थ इट है। तो ये आदमी को तब इसके फादर समझा भी रहे होते हैं कि भाई
जो भी हो रहा है उसका अलग तरीका हो सकता है, तो वो कहता है कि नहीं भाई, अगर मेरी बहन को किसी ने छेड़ा तो मतलब मैं गोलियां चलाऊंगा, मैं कुछ भी करूँगा। तो ये काफ़ी जुवेनाइल तरीका है रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिखाने का। देखो, गोलियां चलाने का मन सबका करता है कभी ना कभी, पर उनको ये भी पता होता है कि गोली चलाने का अंजाम क्या होता है। भले ही वो ये ना जानते हो कि गोली चलाने में सचमुच गलत क्या है, ठीक है, लेकिन उन्हें अंजाम का तो रहता है ना, तो वो इस मारे गोलियां नहीं चलाते। अब फिल्म में अंजाम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। आप कहीं गोली चलाओ, कुछ चलाओ, हमने कहा तो कोई वर्दीधारी तो नज़र आया नहीं। तो बस हो गया। आपको जो आपकी एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं उनका फुल ब्लोन रिप्रेजेंटेशन है। एक तल पे तो इसके जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वगैरह हैं उनको बधाई दी जानी चाहिए। वो साइकोलॉजी खूब समझते हैं ऑडियंस की। तो कम से कम इस नाते तो वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ऑडियंस की नब्ज़ पकड़ ली है बिल्कुल। वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऑडियंस का अपना एथिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल मेकअप क्या है। तो पर एक मैं देख रहा हूँ एक काइंड ऑफ ट्रेंड सा आ गया हो पिछले, जब से लॉकडाउन खुला है प्रोबब्ली उसके बाद से ज़्यादा है कि जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं फिल्मों में, वो मतलब ऑडियंस को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहे हैं। चाहे वो सारी सुपर हीरो फिल्म्स हों या चाहे वो जो रिसेंट ट्रेंड आया है। कोविड दिखा गया ना कि हम कितने स्मॉलर देन लाइफ हैं। कोविड हमारा जो अपना फुग्गा था उसको बर्स्ट कर गया ना, तो इसलिए फिर अपनी ईगो को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमें ये देखना अच्छा लगता है कि कुछ लार्जर देन लाइफ। जो हमें चोट लगी है कोविड में कि एक छोटा सा वायरस आ करके पूरी दुनिया को हिला गया, तो जब हम कहते हैं नहीं मैं महाशक्तिशाली हूँ, तो जो चोट लगी है उसकी थोड़ी सी मरहम पट्टी हो जाती है। मैं इसमें एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि एक चीज़ होती है कैथार्सिस, कि आप अंदर से डिप्रेस्ड होते हो, परेशान होते हो, तो आप कहीं चीख लेते हो, डांस कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करते हो। एक दूसरा है कि वो सारी बातें, जैसे आपने कहा कि आपकी खोखली मोरालिटी के ऊपर कोई थूक रहा है, तो वो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन तो आपकी दिखा रहा है, पर वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा, कोई हल्कापन नहीं दे रहा। तो ये नहीं, हल्कापन तो कैथार्सिस भी नहीं देता, परमानेंट तो वो भी नहीं देता ना। थोड़ी देर के लिए आप कुछ कर लेते हो जो कैथारेटिक होता है, थोड़ी देर के लिए आप हल्के हो जाते हो, लेकिन कुछ ऐसा सॉल्यूशन तो कैथार्सिस में भी नहीं होता। तो लगता ही नहीं कि ये सोल्यूशन देना भी चाहते हैं, वरना फिर बंदा वापस क्यों आएगा। 3-3.5 घंटे की पिक्चर में सॉल्यूशन क्या देना है? उन्होंने सॉल्यूशन नहीं देना है। उन्होंने हाँ, हुक अच्छा शब्द है कि बहुत सारे हुक्स लिए हैं जो एक के बाद एक आते रहते हैं और आपकी आंखें और आपकी सारी इंद्रियां जाके स्क्रीन से चिपकी रहती हैं। इसमें इस पिक्चर की सफलता है और आगे भी ऐसी फिल्में बनती रहेंगी और ये तब तक सफल होती रहेंगी जब तक हम खोखली और पाखंड भरी जिंदगियां जिएंगे, जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हम जैसा जी रहे हैं वैसा जी क्यों रहे हैं।